हेलो बच्चों, आज हमारा जो जीवन की उत्पत्ति के संबंध में हमने पिछला वीडियो दिया था, उस वीडियो के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं और आज प्रलयवाद के बारे में बात करूंगा। ठीक है, आप दो लाइनों में इसको खत्म कर दिया, एनसीईआरटी में भी खत्म कर दिया है, लेकिन आप जानते रहिए बस। जरूरी नहीं है कि जो आपके सिलेबस में है बस आप उतना ही जानें, उस सिलेबस से आगे भी जानते रहें। ये सब सिद्धांत आए कहाँ, किन किन वैज्ञानिकों ने किनका समर्थन किया और ये क्या बातें बता के गए। ठीक, जानना तो जरूरी है। आप नोट्स बनाएं या ना बनाएं या लिख लेने से ओमटिक थोड़ी हो जाएगी। ठीक, आप अगर आपको तैयारी करनी है, भविष्य में साइंस रखना है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने रखेंगे उतना ही अच्छा होता है। बहुत सारे लड़के ये चाहते हैं ना कि हम जितना जल्दी से छोटा सा नोट्स बना के काम कर लें। अरे यार, फुल शर्ट से पूरा शरीर ढक जाता है और वो कट्टी वाली जो अंडरवियर होती है गोवा वाले ब्रिज का, वो उतना ही रहता है, कुछ ढकता नहीं है। तो कम से कम आप एक अच्छी लेंथ की पढ़ाई पढ़िए। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ कि सिंपल बात यह है कि आप जब तक पूरा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे आपको जानकारी कभी नहीं होगी। इसलिए मैं उन चीज़ों को एक अच्छे से अपने तरह से जितना हो सकता है शब्दों को कम करते हुए भी अच्छी बात रखते हुए आपको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। प्रलयवाद का सबसे ज़्यादा बड़ा समर्थक था क्यूबियर। ये क्यूबियर नाम का एक साइंटिस्ट था, वो प्रलयवाद का सबसे बड़ा समर्थक था। उसके अनुसार, क्यूबियर के अनुसार, पृथ्वी पर समय समय पर प्रलय आते रहते हैं। पृथ्वी पर समय समय पर प्रलय आते रहते हैं और प्रलय आने से क्या हो जाता है, पृथ्वी के समूल जीव, चाहे वो पादप हो और चाहे वो जंतु हो, सब नष्ट हो जाते हैं। जब प्रलय आएगा तो सब नष्ट हो जाते हैं। फिर पृथ्वी पर लंबे समय के बाद अकार्बनिक पदार्थों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जीवों की उत्पत्ति होती है और फिर एक दुनिया चलती है। फिर प्रलय होता है, फिर सब नष्ट होते हैं, फिर नए जीव आते हैं अकार्बनिक पदार्थ से। ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है। एक लंबे गैप के बाद प्रलय आता है। ऐसा नहीं है कि हर 10 महीने प्रलय आ जाए, एक लंबे गैप के बाद प्रलय आता है। ऐसा बात क्यूबियर ने कहा था, इसे प्रलयवाद के नाम से जाना गया था। प्रलयवाद में जीवों की उत्पत्ति का मेन श्रेय अकार्बनिक पदार्थों को दिया गया था। यह बात याद रखिएगा। तो ये चीजें हो गई हमारी अकार्बनिक पदार्थ से नए जीवों की उत्पत्ति। दूसरा आता है स्वतः जननवाद। जब प्रलयवाद को खारिज किया गया, खत्म किया गया, तो नेक्स्ट आता है स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद या इसे अजीवाद जीवोत्पत्ति भी कहते हैं। जीव से जीव स्वतः पैदा हो जाता है, ऐसा इस सिद्धांत में कहा गया और इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और एबायोजेनेसिस। इसके सबसे बड़े समर्थक थे अरस्तु, प्लेटो और थेल्स। अरस्तु एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, प्लेटो उसका शिष्य था, वह भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। जब इन लोगों ने यह बात रखी कि जीव की उत्पत्ति अपने आप हो जाती है, पूरी दुनिया उस समय यही मानने को तैयार हो गई, क्योंकि इनका डंका बसता था दुनिया में, इतने बुद्धिजीवी माने जाते थे। सिकंदर का गुरु था अरस्तु, इसीलिए जब भारत सिकंदर आ रहा था तो अरस्तु ने कहा था, बेटा मुझे 3 चीजें वहां से लेके आना। पहला गंगा जल लाना, पृथ्वी की कहीं की मिट्टी लाना, और तीसरा उसने कहा था यदि तुम्हें चाणक्य जैसा कोई गुरु मिल जाए तो मुझे भूल के ऐसे गुरु को अपना लेना या मुझे भी ले आना, मैं भी दर्शन कर लूं। क्योंकि वह जानता था भारत की भूमि पर समय समय पर हमेशा नए नए प्रख्यात विश्वविख्यात गुरुओं का जन्म होता रहता है। जब आप अपने गुरुओं से गुड मॉर्निंग करेंगे तो गुड मॉर्निंग इज द इक्वल टू द गुड मॉर्निंग, नॉट एनी टीचर्स गिव द प्लेस। आप वहाँ गिव एंड टेक का रिलेशन नहीं पाते हैं, वहाँ पाते हैं इक्वली, तुलना, बराबर। आपने बोला गुड मॉर्निंग, मैंने बोला गुड मॉर्निंग, दैट्स ओके, बोथ आर कैंसिल टू ईच अदर, एक दूसरे को वो समाप्त कर देते हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं गुरु जी प्रणाम, तो टीचर क्या बोलता है, खुश रहिए, दीर्घायु होइए, भगवान बुद्धि दे, विकास हो। तो टीचर देता है, लेता नहीं है। और आप गेनर बनते हो, आप गेनर हो तो आपका ग्रोथ हो रहा है कि आप डिक्रीज कर रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो। तो हमेशा आप भले इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, लेकिन क्या हम अपनी संस्कृति में गुरु जी प्रणाम नहीं कह सकते? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इसी में व्यस्त नहीं रहो बेटा, रहो, एक घबराओ मत, आएगा प्रलय जाओगे। तो ये पर अरस्तु ने कहा था सिकंदर को, ठीक। तो ये सब बड़े फिलासफर थे, इन्होंने क्या कहा था
जीवों की उत्पत्ति अजीवित पदार्थों से होती है। जीवों की उत्पत्ति किसी जीव से नहीं होती है, अजीवित पदार्थों से होती है। इन लोगों ने कहा तालाब के कीचड़ में मछली, मेढक, केचुआ अपने आप पैदा हो जाते हैं, या जिसमें हम गोबर ओबर मिला दें, सड़े गले पदार्थ मिला दें। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं कि आप पूरा चीज लिखिए, आप अपने दिमाग में रखिए कि तालाब का कीचड़ है, उसमें सड़ा गला पदार्थ मिला दें, गोबर ओबर मिला दें, तो कुछ दिनों के बाद उसमें मछलियां पैदा हो जाती हैं, उसमें क्या कहते हैं, कछुए पैदा हो जाते हैं, ऐसे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, ऐसा कहा। फिर उसके बाद यहां तक कह दिया गया कि पसीने से जू पैदा हो जाते हैं। और उसी में एक महान वैज्ञानिक थे वान हेल्महोल्ट्ज, क्या नाम था उनका? वान हेल्महोल्ट्ज। ये 3 लीटर दारू पी के पैदा हुए। अरे गंधैला बोला का कि एक टी शर्ट लो, शर्ट लो, कमीज लो और पसीने से खूब भिगो लो, मैं चुन्नी चोकर लगा के अंधेरे कमरे में 21 दिन रख दो, देखो चूहा पैदा हो जाता है। लेकिन हम इन्हें ये नहीं कहेंगे, हमने हंसी में ऐसा बोल दिया, पर हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उस जमाने में इतना भी सोच पाना बहुत बड़ी बात थी, जहाँ पे न सुविधाएं थी, न यंत्र तंत्र था, न तो कुछ था। ये लोग तभी भी बड़े महान ग्रेट साइंटिस्ट थे। ठीक, मैंने अगर मजाक में ऐसा बोल दिया तो कोई बात नहीं है, डोंट वरी, लेकिन बस याद रखिए इन लोगों ने अपनी बातें उस समय रखी थी। तो इन्होंने चूहे उत्पन्न किए, और इनका समर्थन किस बंदे ने कर दिया था उस समय? ल्यूवेनहॉक। ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। फिर आता है जीवात जीवोत्पत्ति। जीव से जीव की उत्पत्ति होती है। इसके अनुसार सजीवों की उत्पत्ति किससे होती है? सजीवों से होती है। इसको सिद्ध करने के लिए अनेक वैज्ञानिक आए और अपने प्रयोग किए। इसी प्रयोग में फ्रांसिको रेड्डी का एक प्रयोग हम आपके सामने करा रहे हैं, और एक है लुई पास्चर का प्रयोग, उसको अगले वीडियो में देंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में आप यह देखिए फ्रांसिको रेड्डी का प्रयोग। बस बेटा एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। ये सब रट्टा मारने वाली विषय नहीं है कि आपको बड़ा कॉम्प्लिकेट है दिमाग लगाना। अगर इतना चीजें नहीं ध्यान में आ रहती है तो कोई मूर्ख हो। ठीक, इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया? चौड़े मुंह वाले 3 जार ले लिए। जार जानते हो ना? जार शीशे का ग्लास वास बड़ा सा ऐसा, या अचार रखने वाला आता था ना हम लोग यहाँ, जार चीनी मिट्टी का, ऐसा इन्होंने 3 जार ले लिया और उसको इतना बढ़िया धुलवाया, साफ कराया कि उसमें किसी भी प्रकार के जीवाणु ना रहे, जीवाणु रहित रहा। फिर उन 3 जारों में इस वैज्ञानिक ने क्या किया? फ्रांसिको रेड्डी ने मांस के 3, 4, 5, 6 टुकड़े लेकर के 2 टुकड़े एक जार में डाल दिए, और डालने के बाद पहले जार को खुला रखा, दूसरे जार को क्या कर दिया? परचमेंट झिल्ली से ढक दिया, तीसरे जार को मलमल के कपड़े से ढक दिया। ठीक, और ढक कर दिया, बांध दिया। देखा क्या कि पहले वाले जार में कुछ दिनों के बाद मक्खियां आ गई, अंडे आ गए, और बच्चे उसमें होने लगे, सड़न पैदा होने लगी। दूसरे में क्या देखा कि जो बहुत सूक्ष्म जीव थे वही सूक्ष्म छिद्रों से होकर अंदर जा पाए, सब अंदर जा नहीं पाए, बहुत सूक्ष्म जीवाणु वहां देखे। और तीसरे में क्या देखा कि तीसरे में कोई जीवाणु नहीं गए, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदबू नहीं आया, उसका सड़न नहीं होने पाया, किड़वन नहीं होने पाया, वहां पे सूक्ष्म लार्वा कुछ भी नहीं थे। इससे उसने निष्कर्ष क्या निकाला कि अगर यहाँ मक्खी बच्चे आते हैं और अपने अंडे देते हैं तो उन्हीं से नए जीव बनते हैं। अगर वो अंडे ही नहीं देंगे तो जीव की उत्पत्ति ही नहीं होगी। और देखिए तीसरे वाले जार में जब कोई अंदर जा ही नहीं पाया, वहां अंडा दे ही नहीं पाया, तो उससे नए जीव बन ही नहीं पाए। समझ में आया? इससे क्या प्रूफ हुआ कि जीवों की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीवों से ही संभव है, बिना जीवों से जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यही सेम प्रयोग एक आपका फ्रांसिको रेड्डी का है, हम अगले वीडियो में देंगे बच्चों। इसको देख लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, बाकी इसको रखना कुछ नहीं, याद हो जाएगा। धन्यवाद।